हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री व्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव। आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज और आज के लेक्चर में आप लोग देखने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे इनमें एक्सेप्शंस होते हैं ट्रेंड्स में और यहाँ पे बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाते हैं बच्चों के। तो आज हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ लोग गलतियाँ करते हैं। तो आप लोग जानते हो केमिस्ट्री व्लॉग्स पे इसके अलावा फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। फिजिकल में फिजिकल पावर सीरीज चल रही है जिसमें पहला टॉपिक चल रहा है सॉलिड स्टेट, एंड ऑर्गेनिक में चल रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी में चल रही है जीओसी स्पेशल सीरीज। तो देखना न भूलें, इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप करके न देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आप लोग पक्का मिस्टेक करते हो। तो फर्स्ट थिंग, द व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप लोगों ने जब भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने तीन टर्म पढ़े होंगे: आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वेरी फर्स्ट आप इन सब टॉप टर्म्स को क्लियर कर लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक के ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप लोग इसे ऐसे डिफाइन करते हो: अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये तो आप पक्का देखे होंगे कभी, आइसोलेटेड गैसियस एटम हर जगह लिखा रहता है। क्यों ऐसा? यहाँ पे पहली बात तो आप लोगों को दिख रहा है, ये एक एटम के लिए है। एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे ले जाने का मतलब फ्री कर देना, इलेक्ट्रॉन से मुक्त कर देना, इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। दूसरी बात, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए ही है, क्योंकि यदि आपका एटम आइसोलेटेड गैसियस नहीं हुआ और आपने उससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी तो मे बी आप उस एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन में या फेज चेंज करने में लगा दोगे। तो इसीलिए टर्म हमेशा आइसोलेटेड गैसियस ही रहेगा। इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। द नेक्स्ट टर्म इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है। डेल्टा आई ई एच स्टैंडर्ड आप इसे ऐसे लिखते हो जब आप थर्मोडायनेमिक्स में लिखते हो। तो आप लोग जानते हो कि एंथैल्पी टर्म मोलर अमाउंट के लिए होता है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे आएगी: अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व लिख लो, चाहे रिक्वायर्ड लिख दो, फॉर कन्वर्जन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम into its cation। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात जहां पे आप एंथैल्पी टर्म यूज करते हो वहां पे सबसे पहली बात ये हो जाती है, आप चीजों को मोलर टर्म में देख रहे हो तो आप लिखोगे ए कैटायन और यहाँ पे लिखोगे आप इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में आप लिख रहे हो 1 मोल ए कन्वर्ट इनटू 1 मोल ए कैटायन एंड लॉस 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड द conditions are standard, then the enthalpy is molar ionization enthalpy। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? एक मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली आयोनाइज कर दो, इसके ड्यूरिंग कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहा इन टर्म्स ऑफ हीट। यहाँ हम एनर्जी का कोई भी टर्म यूज करते हैं, चाहे आप पोटेंशियल यूज कर रहे हो चाहे हीट यूज कर रहे हो, लेकिन जैसे आप थर्मो में आओगे तो आप लोगों की एनर्जी एकदम स्पेसिफिक हो जाएगी, हीट एनर्जी ओनली। तो हीट एनर्जी की टर्म में आप लोगों ने डिफाइन कर दिया हाँ कि 1 मोल एटम को कैटाइंस में कन्वर्ट कर दो। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा रहता है। इस स्टैंडर्ड का मीन्स क्या है? स्टैंडर्ड का पहला मीन्स होता है मेरे प्यारों कि सब्सटेंस क्या होना चाहिए? वेरी प्योर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, temperature should be standard which is 298 Kelvin, pressure should be 1 bar which is standard। तो temperature, pressure and compound very pure, ये standard conditions है। ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी टर्म। एक आप लोग पढ़ते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये एक टर्म भी पढ़ते हो, आईपी भी आप लोग पढ़ते हो। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, 10,000 वोल्ट या 5,000 वोल्ट या 220 वोल्ट, है ना। अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन
एटम्स, है ना, इन देयर गैसियस आइसोलेटेड, इन देयर गैसियस आइसोलेटेड स्टेट्स, ये तो रहेगा ही रहेगा गैसियस आइसोलेटेड स्टेट्स। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का आया, हमने एनर्जी का फॉर्म चेंज कर दिया, हमारा वही एटम है 1 मोल है, आपने यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कोई वोल्टेज अप्लाई किया है, जिससे कि ये ए कैटायनिक गैसेस हो गया है। देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, जब आप एंथैल्पी टर्म यूज करते हो तो आप मोलर अमाउंट लेते हो, आप हीट एनर्जी की बात करते हो, जब आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेते हो तो आप कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, और एनर्जी में आप कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हो। तो फाइनली जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बताया। ये टर्म्स अलग अलग हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, क्या चेंजेस होते हैं, कैसे वेरी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तब ट्रेंड चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ले लो, वो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी को ले लो चाहे एटम को ले लो, एक एटम की हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो पर मोल भी हायर होगी, पोटेंशियल भी हायर होगा, लोअर होगी तो सब लोअर होंगे। तो जब ट्रेंड्स पे जाओगे तो सब बराबर होंगे, पोटेंशियल का भी वही टर्म आएगा जो एंथैल्पी का आएगा, वही टर्म वही ट्रेंड आप लोगों को एनर्जी का भी मिलेगा। तो ट्रेंड्स पढ़ते टाइम आप लोगों को इन टर्म्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, हर बार आइसोलेटेड गैसेस एटम क्यों लिखते हैं हम लोग, तो आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री कभी पढ़ी होगी, यदि वो 11th में हो आप लोग और अभी नया नया शुरू किया है तो आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन जनरली जो 12th में है या जो ड्रॉपर हैं 12th पास आउट हैं वो सब जानते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम, अज्यूम दैट आपने A2 ले लिया और आप उसको क्या कर रहे हो, ए कैटायन में कन्वर्ट कर रहे हो, इस तरह से आपने गैसियस ही लिया लेकिन A2 ले लिया। क्या गलत है, ये क्यों आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है, क्योंकि पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग बॉन्ड एंथैल्पी दोगे इसको, बॉन्ड एंथैल्पी से दोनों ए सेपरेट आउट होंगे, फिर आप आयोनाइजेशन करोगे, 2 मल्टीपल ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड देन इट कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ ए कैटायन। ओवरऑल यदि आप देखोगे ना तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में आपने काफ़ी सारे स्टेप्स ले लिए हैं। 1 मोल A2 को आपने डिसोसिएट किया, बॉन्ड एंथैल्पी नाम की एक एनर्जी XYZ 100 200 500 किलोजूल एनर्जी ये थी, फिर आपने 2 मोल एटम्स को सेपरेट आउट, 2 मोल एटम्स का आयोनाइजेशन किया तो 2 मल्टीपल ऑफ आयोनाइजेशन, तो इन सबको मिलाकर जो नेट एंथैल्पी बनेगी एक्चुअल में वो एंथैल्पी इस वाले प्रोसेस की होगी। तो गलत तो है ही, हम तो प्योर आयोनाइजेशन देख रहे हैं और 1 मोल का देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए शुड बी आइसोलेटेड, ए शुड बी गैसियस। क्यों गैसियस ही क्यों, इसका भी कारण आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यदि आप लोग लिक्विड ले लेते, सॉलिड ले लेते, जैसे ए आपने लिक्विड ले लिया या सॉलिड ले लिया, तो जैसे आप सॉलिड लोगे तो पहली एनर्जी आप लोगों को उसको सब्लिमेट करने की देनी पड़ेगी, पहले आप इसे सब्लिमेट करोगे, ये जब गैसियस हो जाएगा तब आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, तब जाके ये ए कैटायन बनेगा। ओवरऑल इसमें भी कितनी एनर्जी लग गई, सब्लिमेशन एनर्जी एडिशनल होगी। तो हमें ये सारा खर्चा नहीं मिलाना है कि पूरी मैरिज का पूरा खर्चा बताओ, हम तो यहाँ बात करेंगे ज्वेलरी कितनी खरीदी, तो वो डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, सिर्फ आयोनाइजेशन पर मोल या पर एटम कितना खर्च हुआ, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वेरी फर्स्ट आप लोगों का टर्म क्लियर हो गया होगा, आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को डिसाइड कौन करेगा, इसके लिए पहला फैक्टर होता है साइज। साइज को आप ऐसे समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहा है, उसको निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक इलेक्ट्रॉन जितना दूर है उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना पुअर है, इसका मतलब इसे रिमूव करने के लिए आपको लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपली आप कह सकते हो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तीनों में से कोई सा भी टर्म यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले स्टेबल था, आप उसे लेस स्टेबल बना रहे हो, जैसे नोबल गैसेज का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, आप किसी की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वो अपोज करेगा ना, तो यहाँ पे अपोजिशन, जितना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना ज़्यादा वो अपोज करेगा, उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी।
केस सेकंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट, कि पहले से कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आप इलेक्ट्रॉन लॉस करवा के उसे स्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली वो भी यही चाहता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा पोज करेगा, फॉर्मेलिटी करेगा, मतलब बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी इस केस में। इन दो ही फैक्टर को पढ़ेंगे, फालतू के फैक्टर नहीं अप्लाई करने, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ले आए, ये भी ले आए, वो भी ले आए, वो सब हमने साइज में पढ़ लिए, तो हम साइज को अप्लाई कर रहे हैं, साइज के साथ साथ सब अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टर्म को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते, धीरे धीरे आपको बढ़िया सी चीज़ें समझ में आने लगेगी, धीरे धीरे एक्सेप्शनल चीज़ें भी आएगी, खतरनाक वाली चीज़ें भी आएगी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर, सबसे पहली बात, एक एलिमेंट ई है, वो गैसियस स्टेट में है, न्यूट्रल है, पहला इलेक्ट्रॉन आप उससे लॉस करवा दीजिए, वो ई कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे गैसियस ही रहने दीजिए, उसकी स्टेट को चेंज मत करिए, तो ऐसे E2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फिर वो E3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका प्रोसेस चलता रह सकता है कहीं तक भी, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट जनरली 2, 3, 4 तक होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4, 5, 6। यहाँ पे एक यूनिवर्सल लॉ है मेरे प्यारों, बहुत अच्छे से आप लोग देखना, यूनिवर्सल लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान से देखना। फॉर एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के कंपैरेटिवली सेकंड हमेशा ही हायर होगी, सेकंड के कंपैरेटिवली थर्ड हमेशा हायर होगी, इसके अलावा फोर्थ इससे बड़ी होगी, एंड दिस इज द ऑर्डर। ध्यान से देखना, ये ऑर्डर हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, नेवर। यूनिवर्सल लिखने का मतलब है इसमें कभी एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो एग्जामिनर आपसे मिस्टेक कैसे करवा लेता है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आप लोगों को, कि कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम अपने पास एक सॉलिड स्टेट न लेके गैसियस स्टेट लीजिए, फिर इसको कैल्शियम +1 में कन्वर्ट करिए, फिर इसको कैल्शियम +2 में कन्वर्ट करिए, ऐसे चलाइए इसको। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो, आर्गन 4s2 एंड आर्गन 4s1, आर्गन सिंपली, है ना, 4s हट गया, खत्म हो गया। यदि आप देखोगे तो ये मोर स्टेबल है, ठीक ठाक स्टेबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। इससे आप लेस स्टेबल में गए और फाइनली आप मच मोर, है ना, बहुत हाई स्टेबिलिटी में चले गए, हाईली स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है इस स्टेट में। आपसे गलती कैसे होगी, आपसे ये कहा जाएगा कि पहले मोर स्टेबल था, फिर ये लेस स्टेबल में हो गया, मतलब लैंग्वेज ऐसे सेट की जाएगी स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा कि कैल्शियम का पहला इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलता है, इसलिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फिर वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए वो इजीली सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो हमारे दिमाग में, हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं एग्जाम में, तो हमारे दिमाग में सीधा आएगा, हाँ यार पहला इलेक्ट्रॉन तो जो है उससे तो वो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है, तो ज़्यादा अपोज करेगा, कंसेप्ट तो यही है, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन बाद में तो क्या है, बाद में तो उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए, उसकी टेंडेंसी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि इससे तो उसको बेनिफिट हो रहा है, इससे तो वो आर्गन जैसा हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब दूसरे वाले में एनर्जी कम लगेगी। बना दिया आंसर, लो जी ये लो आंसर है भैया, माइनस में आ गए नंबर, नहीं करना ये। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर परमानेंटली यही होता है, इसे आप लोग हमेशा याद रखना। एक एलिमेंट के लिए कभी भी इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी आप लोगों को जबरदस्ती किसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें। आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर परमानेंटली यही है, चाहे स्थितियां कैसी भी हो, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, आप लोगों को इस ऑर्डर को नहीं छोड़ना होता है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड क्या डिसाइड करता है, या मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करते हैं, तो इस पे काम करते हैं। एक एलिमेंट आपने लिया, अभी भी कैल्शियम लिया, तो कैल्शियम पे ही फिर से काम करो, एक ही एग्जाम्पल से चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इस तरह से कैल्शियम के आप क्या करो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3, इस तरह से ले लिए।
आप लोग जानते हो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 4s1, यहाँ पे इक्वल टू आर्गन, और यहाँ पे P5 हो जाएगा, जो कि गलत बात है। 3p5 मतलब लेस स्टेबल, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेस स्टेबल है, मतलब ये एनर्जी ठीक ठाक ज़्यादा होनी चाहिए। इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल पे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये अनस्टेबल हुए जा रहा है, क्या ये ऐसा करेगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो ऑर्डर की बात है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट के कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन एंथैल्पी हायर होती है, लेकिन सेकंड के कंपैरेटिवली थर्ड मच मच ग्रेटर वैल्यू होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड इज मच मच ग्रेटर देन फर्स्ट एंड सेकंड। ये मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है ये यहाँ से आया कि ये इतना स्टेबल था, ये नोबल गैस बन गया था, अब भी आप इससे इलेक्ट्रॉन लॉस कराओगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपोज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आएगा। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में था कि एलिमेंट फॉर एलिमेंट एक्स द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 एंड अचानक से आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4। ध्यान से देखना, डेटा भी आ सकते हैं, जैसे ये आ गया 200, 250, 350 और अचानक से आ गया 800 किलो जूल पर मोल। तो जहाँ पे बहुत बड़ा दिखे डेटा, उससे जस्ट पहले पे जाओ। इस एलिमेंट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 4th इलेक्ट्रॉन कभी भी लॉस नहीं करेगा, नेवर। इसका मतलब इसकी बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। जैसे कैल्शियम के केस में आपने ऑर्डर देखा, फर्स्ट एंड सेकंड लॉस करना ठीक है, लेकिन थर्ड वो लॉस नहीं करेगा। इसका मतलब इस केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बेस्ट होगी। तो इसका मतलब ये वो एलिमेंट है जिसके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे बेस्ट है। अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, और आपको ग्रुप नंबर दे दिए तो हम जानते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर बढ़िया रहते हैं, 13 एंड 3rd। 2 ऐसे ग्रुप हैं, डी ब्लॉक की फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, स्कैंडियम इट्रियम वाला। ऐसे ही पी ब्लॉक में बोरोन फैमिली, ये दोनों ही +3 स्टेट शो करते हैं, दोनों में ही स्टेबल होती है। तो इनमें से कोई एक पक्का ऑप्शन में होगा। यदि आप मल्टीपल चॉइस कर रहे हो तो दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों आंसर करेक्ट है। ऐसे ही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनमें से ये कौन सा एलिमेंट होगा, आपको ऑप्शन दे दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, हीलियम एंड बोरोन। तो इसका मतलब बोरोन या एल्यूमिनियम या गैलियम कोई दे दिया, तो ये एलिमेंट कौन है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम या स्कैंडियम या इट्रियम, इनमें से कोई एक एलिमेंट है। तो इस तरह से आप लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जहाँ पे मैग्नीट्यूड का बहुत डिफरेंस आता हो, उससे जस्ट पहले वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे चले जाइए, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा एलिमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग कंपेयर करेंगे कि वेरियस एलिमेंट डिफरेंट हो तो उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2 को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेरिजन, अब अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट मिल गए, क्या वहां पे भी कोई यूनिवर्सल लॉ होता है? तो देखते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं। एक आप ले लीजिए कॉपर, एक ले लीजिए जिंक। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आता है। कॉपर के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 पुट करिए, ये कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 पुट करिए, ये कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 पुट करिए, ये कॉपर +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 जिंक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 जिंक +1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 जिंक +2 एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 कन्वर्ट इनटू जिंक +3। कौन सा सही रहेगा, क्या सही रहेगा, दोनों को कंपेयर करना है। कॉपर के केस में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, यहाँ होता है 3d10, यहाँ होता है 3d10 4s1। अब थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्लास थोड़ी सी ज़्यादा खींच सकती है, लेकिन आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। तो ये यहाँ पे आ गया 3d8 और ये यहाँ पे आ गया 3d9। आप खुद एनालिसिस करिए, यहाँ पे लेस स्टेबल से मोर स्टेबल पे जा रहे हो, ठीक बात है। यहाँ मोर स्टेबल से लेस स्टेबल पे जा रहे हो, यहाँ लेस स्टेबल से लेस स्टेबल पे, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। देखो 1 to 1 कंपेयर करोगे तो कॉपर के केस में कोई कहे ऑर्डर बताओ तो मैं सीधा लिखूंगा, मेरा यूनिवर्सल लो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3 4 का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा।
हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड 2 में बड़ा डिफरेंस होगा। आप यहाँ पे ये 2 बार लगा सकते हो, यहाँ बड़ा डिफरेंस होगा, बाद में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। जिंक के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 के कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 में बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड 3 में बड़ा डिफरेंस होगा। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये तो हमने सीख लिया मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करते हैं। कॉपर एंड जिंक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट फॉर कॉपर एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट फॉर जिंक। दोनों में से ढूंढो किसका मोर स्टेबल है। कंपेयर तभी करना जब नियरली सेम एटॉमिक साइज हो। पता चला एक आपने पी ब्लॉक का उधर वाला एलिमेंट उठा के एक एस ब्लॉक वाला एलिमेंट उठा लिया और कंपेयर कर रहे हो, फिर कह रहे हो डीएन बाबा ने गलत पढ़ाया। नहीं भैया, आप कंपेयर तभी करना जब नियरली सेम साइज के एलिमेंट्स हों। जैसे अपना मैंगनीज एंड क्रोमियम हो गया, मैंगनीज एंड आयरन हो गया, कॉपर जिंक हो गया, इस तरह के एग्जांपल्स में आप कंपेयर कर सकते हो। तो कॉपर के केस में लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिंक के केस में मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कौन जीत जाएगा? जिंक। अब चलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक। पहला इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकालना आसान था, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकालोगे तो बहुत जोर आएगा, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। जिंक को ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो इस केस में कॉपर जीत जाएगा। कॉपर की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब थर्ड को कंपेयर करो। थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना जिंक में बहुत मुश्किल है। जिंक कभी नहीं चाहेगा उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो। तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड ऑफ कॉपर इज लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड फॉर जिंक। तो मेरे प्यारों, इस तरह से आप लोग कंपेयर कर सकते हो वेरियस आयोनाइजेशन एंथैल्पी को फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर सेम एलिमेंट आप लोग मैग्नीट्यूड डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे मैग्नीट्यूड का बड़ा डिफरेंस आएगा। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियड्स। ट्रेंड्स इन पीरियड्स, ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। पीरियड्स का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज के साथ। हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एलिमेंट जनरली डिक्रीज होती है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या रियली ऐसा होता है? इसके लिए आप लोग ऑर्डर देख लीजिएगा। मैं सेकंड पीरियड को दिखा रहा हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ध्यान से देखना। कहाँ से आगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम तो सोच रहे थे यार रेगुलर जाएगा, लेकिन ये तो जिग क्यों हो गया? क्या हो गया इसको? तो देखते हैं। लिथियम के कंपेरेटिवली बेरिलियम में बहुत अच्छे से इंक्रीज हुई, बहुत बढ़िया बात है, होनी भी चाहिए थी। लेकिन बोरोन में क्यों इंक्रीज होगी? आप लोग सीधा चले जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। नाइट्रोजन में 2s2 2p3 होता है, ऑक्सीजन में 2s2 2p4 होता है, यहाँ पे बहुत स्टेबल 2s2 2p6 होता है। मेरे प्यारों, यदि आप देख पा रहे हो तो ये जो टॉप पे है इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, और जो बॉटम में चला गया है, जो अगला जो है नीचे चला गया है, इसके कंपैरेटिवली उसका कारण है उसका पार्शियल फील्ड लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन एंड बोरॉन के केस में। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसा बनेगा? ओवरऑल ऑर्डर बनेगा कुछ इस तरह से, ध्यान देना। लिथियम के कंपैरेटिवली हायर होगी बोरॉन, बोरॉन के कंपैरेटिवली बेरिलियम के बाद आप कार्बन लीजिए, फिर आप ऑक्सीजन लीजिए, फिर आप नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। इट इज द ऑर्डर फॉर पीरियड नंबर 2। तो बाकी पीरियड्स पे क्या होगा? तो बाकी पीरियड्स पे भी देख लेते हैं क्या होने वाला है। सेम जैसे आपने ये ऑर्डर लिया है, इस ऑर्डर को ग्रुप वाइज लिख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप से कंपेरेटिवली 13 के बाद सेकंड के बाद आता है अपना कौन सा? 14 के बाद 16, इसके बाद 15, इसके बाद 17, इसके बाद 18। इट इज़ द ऑर्डर। ये ऑर्डर एस एंड पी ब्लॉक के लिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही हैं, तो हम एस एंड पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर जो है एप्लीकेबल है किस किस पे? एप्लीकेबल फॉर पीरियड नंबर 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड पे सेम ऑर्डर को अप्लाई करना है। तो नीचे वाले पीरियड्स में क्या हो गया? तो फॉर पीरियड नंबर 6, 5, 6
एंड 7 इन पीरियड्स में ऑर्डर क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और कारण भी बताऊंगा। इसमें ऑर्डर होता है 1 2 13 14 15 16 17 18। ये क्या हो गया, रेगुलर ऑर्डर। इसका रीज़न है कि जब आप बहुत नीचे चले जाते हो, मतलब हेवियर एलिमेंट्स में चले जाते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट क्या हो जाता है, डाइल्यूट। वहाँ पे इफेक्ट होता है बाकी चीज़ों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। वहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत आसान है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड के लिए ऑर्डर क्या रहेगा, थोड़ा सा इरेगुलर। 13 एंड 15 पे फोकस करना। यहाँ पे बहुत एबनॉर्मल नहीं, कहीं आप सोचो बहुत एबनॉर्मल है, केवल 13 और 15 सेकंड एंड 15 दो एबनॉर्मल हैं, दो अपनी जगह से आगे खिसक गए ड्यू टू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बाकी सब अपनी जगह पे है। पीरियड नंबर 5 6 7 में आप लोगों को रेगुलर ऑर्डर लेना है और इसके साथ आप लोगों को लेना है एक स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारों, आगे ग्रुप में चलते हैं। इन द ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे ट्रेंड्स कैसे होंगे, अप टू डाउन। अप टू डाउन हम जानते हैं, जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो साइज के साथ क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है। इसका मतलब अप टू डाउन जाते टाइम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम बना रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप नंबर लेते हैं 1, एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स में एकदम रेगुलर ऑर्डर होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, चलते चले जाओ, खत्म बात। ग्रुप नंबर सेकंड में भी एकदम नॉर्मल ऑर्डर होता है। आप सीधे चले जाइए बेरिलियम, बाद में आप चले जाइए मैग्नीशियम। यहाँ क्यों एक्सेप्शन नहीं आए मेरे प्यारों, इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे है ना स्ट्रॉन्शियम, है ना। तो यहाँ पे डेविएशंस क्यों नहीं आए, क्योंकि सेम ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं हो रहा था। एक्सेप्शंस कहाँ से आएंगे, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है भैया। कहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है। ग्रुप नंबर 13 कंप्लीटली एबनॉर्मल है। बोरॉन के बाद आ जाता है गैलियम। अब हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, हम तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम एक्सपेक्ट कर रहे थे भैया। तो बोरॉन के बाद आ जाता है थेलियम, शक्तिमान, तो थेलियम, फिर आ जाता है गैलियम, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, फिर आ जाता है इंडियम। ये क्या हो गया, हमने तो अजीब तरीके से इनको लर्न किया हुआ था, ये तो ऑर्डर ही बदल गया भैया। क्या बदला इसमें, यदि आप देखोगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम ये अपनी अपनी जगहों पे है। गैलियम आगे आ गया है खिसक के, थेलियम बॉटम से यहाँ आ गया है। इन दोनों में प्रॉब्लम है। इन दोनों की प्रॉब्लम का रीजन है, इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही इसके लिए है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पहले इन दोनों टर्म्स को क्लियर करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। आप लोग जानते हो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो शिल्डिंग या आप इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हो। शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक तरह से रिपेल करने की कैपेबिलिटी। तो हम जानते हैं सबसे बेस्ट शिल्डिंग एस की होती है, उससे पुअर पी की, उससे पुअर डी की, और एफ की सबसे पुअरेस्ट। ये शिल्डिंग का ऑर्डर है। रीजन भी है, एस सेंटर्ड स्फेरिकल होता है, पी में 2 डम्बेल हो जाते हैं, डी में 4 लोब हो जाते हैं, एफ में 6 या इससे ज़्यादा लोब हो जाते हैं। जब लोब्स बढ़ते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएंगे, तो वो ज़्यादा बड़े एरिया में फैल जाते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वो डिस्टॉर्शन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बिखर चुका है, इसलिए वो उतना अच्छे से रिपेल नहीं कर रहा। तो आप लोग जानते हो गैलियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाद आता है। तो गैलियम से जस्ट पहले सबसे पहले ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले आप जानते हो गैलियम से जस्ट पहले 3d10 फुलफिल हो जाता है, इसके जस्ट बाद गैलियम आता है। इसके आने से क्या होता है, न्यूक्लियस में +10 प्रोटॉन आते हैं, मतलब न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन आते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इन d ऑर्बिटल्स। ये प्रोटॉन आने की वजह से Z इफेक्टिव पे क्या फर्क पड़ता है, यूं देखिए कि Z में +10 हुआ
लेकिन सिग्मा स्टार, क्योंकि डी की स्क्रीनिंग बहुत पुअर है तो सिग्मा स्टार में जो चेंज हुआ वो बहुत कम था। इसका मतलब इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स बढ़ गया है, ये खूंखार हो गया है, इसलिए क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, साइज को रिड्यूस कर देता है, स्मॉल कर देता है। इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से गैलियम की साइज एल्यूमिनियम के नियरली सेम हो जाती है, और जब साइज सेम हो गई, इलेक्ट्रॉन पास आ गए हैं, तो उनको निकालने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। थेलियम के केस में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रांग होता है ट्रांजिशन से। क्यों होता है? क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो यहाँ जेड में क्या होगा, जेड में आएगा +14 एंड, और ये जो आपका सिग्मा स्टार है इसमें वैल्यू और ज़्यादा स्मॉलर आएगी, तो जेड इफेक्टिव और ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थेलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। साइज में डेविएटेड ऑर्डर मत लिख देना मेरे प्यारों, साइज का ऑर्डर रेगुलर होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर देख लेना नहीं देखा है तो। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे लर्न कर लेना। ग्रुप नंबर 14 में ट्रांजिशन इफेक्ट डाइल्यूट हो जाता है, ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अभी भी बना रहता है। तो यहाँ पे ऑर्डर आता है कार्बन, कार्बन के बाद में आप ले लीजिए सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आना चाहिए एसन, लेकिन आता है पीबी, और एसन पीछे चला जाता है, ये इतना सा ही एक्सेप्शनल है पीबी में, वही कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 सब के सब कैसे होते हैं, सीधा याद कर लो, रेगुलर, अप टू डाउन जाओगे तो डिक्रीज होगा, अप टू डाउन सिंपली डिक्रीज होगा, खत्म। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्रुप हैं जो लर्न करने हैं आप लोगों को, एक है ग्रुप नंबर 14, एक है ग्रुप नंबर 13। तो स्क्रीनशॉट यदि हो गया है तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारों, ट्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ। एक क्वेश्चन है, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है क्या? तो इसी पे काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप बहुत जल्दी इसमें मिस्टेक करोगे, बहुत बढ़िया से मिस्टेक करोगे। तो सबसे पहली बात, थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक रूल सिखाता हूँ आप लोगों को। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एनर्जी के लिए साइन कन्वेंशन लेते हैं। अज्यूम दैट इट इज सिस्टम, ये आप हो और आपका पैसा जा रहा है, आप अपना रुपया लॉस्ट कर रहे हो, पैसा जा रहा है, या फिर आपके पास पैसा आ रहा है। बताइए, आप खुद सोचिए, यदि पैसा जा रहा है तो आप कैसा फील करोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो पैसा जा रहा है तो भैया नेगेटिव लगेगा, गंदा लगेगा। पैसा आ रहा है, हाँ क्या मजा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो खुशियाँ अनंत इनफाइनाइट हो गई है, तो पैसा आएगा तो पॉजिटिव। पैसे को चेंज कर दो, किससे? एनर्जी से। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के लिए एक साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं कि जब भी सिस्टम में एनर्जी आती है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में उल्टा होता है, फिजिक्स में हम सराउंडिंग पे सोचते हैं। तो पैसा यदि आ रहा है मतलब एनर्जी सिस्टम में एंटर कर रही है, तो एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। यदि सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है तो कैसी होगी? नेगेटिव। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी टर्म है ये, यदि ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या? एनर्जी कंज्यूम हो रही है। यदि एनर्जी कंज्यूम हो रही है देन द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है। इफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एनी केस इज लेस देन जीरो, इट मीन्स एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, इट मीन्स द प्रोसेस शुड बी एक्सोथर्मिक। ध्यान से देखना, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। क्वेश्चन ये है, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव होती है? एक स्टेटमेंट है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप क्या मानोगे, सही है या गलत है? बताओ जल्दी। नहीं बता रहे, मैं बताता हूं। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस चीज को। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम्स और cations is always positive। दो ही केस में ये हमेशा पॉजिटिव होगी, या तो एटम कैसा हो? न्यूट्रल हो, या फिर एटम कैसा हो? कैटायनिक हो। इन केस ऑफ सम एनायंस इट मे बी नेगेटिव।
ये नेगेटिव भी हो सकती है मेरे प्यारों, इस बात पे फोकस करना। कैसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, यदि आप किसी भी एक एलिमेंट्स के लिए जो कि न्यूट्रल है या कैटायनिक है तो आप एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड तोड़ पाओगे। लेकिन एनायन के केस में आप ऐसा सोचिए, नाइट्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में, जब वो N नेगेटिव बनाता है तो नियरली वो 33 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है। आप जानते हो थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि यदि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एंथैल्पी प्लस x है तो बैकवर्ड प्रोसेस के लिए एंथैल्पी क्या होगी मेरे प्यारों, एंथैल्पी होगी जस्ट अपोजिट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो इसकी एंथैल्पी यदि +33 है तो इसकी एंथैल्पी होगी -33। इट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन नेगेटिव। इसीलिए एनायंस के केस में ये नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो नियोन। नियोन यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यदि नियोन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नियोन नेगेटिव बनाएगा। जब वो नेगेटिव बनाता है तो नियरली 166 किलो जूल एनर्जी पर मोल वो कंज्यूम करता है। यदि आप जस्ट अपोजिट देखोगे तो ये होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नियोन नेगेटिव, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नियोन नेगेटिव आयन विच इज -166 किलो जूल पर मोल। तो मेरे प्यारों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम्स और कैटायंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ एनायंस इट मे बी नेगेटिव। तो मेरे प्यारों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो मेरे प्यारों, नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये टर्म बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहली बात, इसके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है जो सही साइन कन्वेंशन के साथ बना है, जिसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कई बार एनर्जी कंज्यूम होती है और कई बार एनर्जी लॉस होती है ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस दौरान एनर्जी का जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे एनर्जी गेन हुई हो चाहे लॉस हुई हो, अकॉर्डिंग टू न्यू थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन जो भी मैंने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग है ये, और एनर्जी लॉस या गेन होगा तो उसको कहेंगे गेन एंथैल्पी। एक टर्म है जो इसको लोग यूज करते हैं और वो टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोगों ने भी कभी सुना होगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर तो ज़बरदस्ती इस वाले टर्म को यूज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पुराना टर्म है, ये एनर्जी के इन मॉडर्न कन्वेंशन को फॉलो नहीं करता, ये जस्ट अपोजिट है। यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो पॉजिटिव है और एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो नेगेटिव है, जो हमारे कन्वेंशन से मैच नहीं करता, इसलिए कंफ्यूजिंग टर्म है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप फोकस करिए इस पे, एग्जाम में वो टर्म आएगा तो हमें कैसे हैंडल करना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन temperature, the electron gain enthalpy of any element is just equals to minus of electron affinity। आप इससे सीधा समझ जाओ कि यदि आप किसी एक एलिमेंट के लिए गेन एंथैल्पी -x ले रहे हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, +x होगी। एट एनी टेम्परेचर, जब किसी भी टेम्परेचर पे आ जाओ, एट एनी टेम्परेचर T, तो आप लोग जो है ऐसे लिख सकते हो, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ EA -5/2 RT। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, साइन का चक्कर है सिर्फ। अब इस टर्म को यहीं पे छोड़ दो, भूल जाओ इसको, सिर्फ इतना याद रखो कि गेन एंथैल्पी एफिनिटी एक ही बात है, सिर्फ साइन क्या है, जस्ट अपोजिट है। अब गेन एंथैल्पी पे दोबारा आ जाओ। गेन एंथैल्पी में सबसे पहली बात यहाँ सक्सेसिव गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एक एलिमेंट के लिए पहला इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत आसान होता है। प्राय एलिमेंट्स पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते टाइम एनर्जी हमेशा लॉस करते हैं, ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर मतलब सभी नहीं है। गेन एंथैल्पी ज़्यादातर के केस में कैसी होती है, नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, फर्स्ट गेन एंथैल्पी ओनली।
लेकिन इसके बाद जैसे ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो हमेशा ही सेकंड गेन एंथैल्पी हो, चाहे थर्ड हो चाहे फोर्थ हो, हर बार ये पॉजिटिव ही होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इज नेगेटिव एंड गेन एंथैल्पी सेकंड, गेन एंथैल्पी थर्ड, गेन एंथैल्पी फोर्थ। यहाँ से यहाँ पहली बात तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और दूसरी बात पॉजिटिव वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। हर एक चीज़ का कारण होता है भैया। यहाँ कारण क्या है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब आता है तब तो रिपल्सन को मेंटेन कर लिया जाता है, लेकिन इसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन उतने ही है न्यूक्लियस में, तो सेम प्रोटॉन इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ऊपर से ये आपस में लड़ते भी हैं, सब एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं। तो रिपल्सन हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेटिंग होता है और इसी वजह से सारी की सारी गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव, एक्सेप्ट वन। फर्स्ट वाली नेगेटिव भी हो सकती है, फर्स्ट वाली क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है, देखते हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग गेन एंथैल्पी। पहला फैक्टर है साइज। साइज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना पास आ रहा है। स्मॉलर साइज के एटम में वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी पास होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक, यदि वो बहुत दूर आया तो उसका अट्रैक्शन इतना कम होगा, तो लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर पाएगा। जनरली इलेक्ट्रॉन्स गेन करते टाइम एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेस स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो जनरली क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, मतलब वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। जस्ट उल्टा यदि मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और आप ज़बरदस्ती उसे एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो, तो इस केस में वो लेस स्टेबल हो जाएगा, वो इसे अपोज करेगा और वो एनर्जी को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। तो आप ऐसा मान सकते हो कि पहले से वो बहुत स्टेबल है और आप उसे ज़बरदस्ती लेस स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। ये वैसा ही है कि आप टिपिकल एक सिटी में रहते हो, जैसे दिल्ली है या फिर गुड़गांव है या फिर पुणे है, इस तरह की एक टिपिकल सिटी में रहते हो जहाँ पहले से लोगों के रहने के लिए स्पेस बहुत कम है। अब आपके बर्थडे पे आपके मामा जी आपके लिए एक बकरी गिफ्ट में ले आए, तो ये आप इसको अपोज करोगे, बोले मामा जी ये हाथ जोड़े, आप ये क्या ले आए हमारे लिए, है ना, हम स्टेबल हैं, हम जी रहे हैं, हमारे रहने की जगह है, हम इस बकरी को कहाँ बांधेंगे। तो आप एक काम करो, इस बकरी के साथ हमें एक फ्लेट भी दिला दो या एक बाड़ा दिला दो जहाँ पे इस बकरी को रख सके, उसका रेंट भी दे देना, उसे मेंटेन करने के लिए एक आदमी भी दे देना। हम जानते हैं कि बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम इसे रख नहीं पाएंगे। सेम हम ज़बरदस्ती किसी स्टेबल को एक इलेक्ट्रॉन देके उसे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगला अपोज करेगा ना। तो इसीलिए जब आप ट्रेंड्स पे जाते हो तो आपको इसका असर दिख जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रेंड्स बताता हूँ इन पीरियड। किसी पीरियड में आप जब लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है, हमारे हिसाब से तो लेफ़्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। यदि साइज डिक्रीज होती है तो फिर हम कहेंगे कि गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। देखते हैं होती भी है नहीं होती है। तो पीरियड नंबर 2 में चलते हैं। पीरियड नंबर 2 में होते हैं अपने लिथियम। लिथियम के कंपैरेटिवली अगला एलिमेंट आता है बेरिलियम। तो यहाँ पे थोड़ा सा एबनॉर्मल ऑर्डर है, तो मैं आपको थोड़ा सा सेपरेट करके बताऊंगा। लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ध्यान से देखना ये एलिमेंट्स हैं और साइन जो है वो गलती से उल्टा लग गया है। शक्तिमान भी माफ़ नहीं करेगा, तो शक्तिमान से बोलो सब मिलके कि सॉरी शक्तिमान। तो लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यार आप कहोगे शक्तिमान कहाँ से आ गया, मैं उसी ज़माने का हूँ, मेरे ज़माने में बचपन में शक्तिमान ही होता था। तो अब अपने पास एलिमेंट्स हैं, एक है नियोन, एक है बेरिलियम और एक है नाइट्रोजन। ये मैंने इधर क्यों लिखे, देखिए ढंग से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब लिथियम से ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, कार्बन, कार्बन से ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कभी भी मैग्नीट्यूड डिसाइड करने में यूज मत करना। जैसे कहीं लिखा हुआ -100 110 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, -50 एनर्जी रिलीज हुई। माइनस सिर्फ ये बताता है कि एनर्जी रिलीज हुई, रियली
110 एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 50। इसलिए यहाँ प्लस माइनस जब भी थर्मोडाइनमिक्स आ जाए तो प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखो, वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, वो कभी मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं करते। तो नेगेटिव वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ये जो देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज है और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इन सब के केस में पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरी बात पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप कहोगे बोले इस ऑर्डर को हम क्या करें, मतलब किसी ने सीधा पूछा तो हम कैसे जवाब देंगे। तो सीधा पूछेगा तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी क्या है इनकी। इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, गेन टेंडेंसी नियोन की लिस्ट होती है, इससे ज़्यादा बेरिलियम की, इससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, इससे ज़्यादा लिथियम, इससे ज़्यादा बोरॉन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। आप इस ऑर्डर को डायरेक्ट याद कर लो, बस बाकी काम आपका अपने आप हो जाएगा। गेन टेंडेंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा कितनी ज़्यादा हो रही है। सबसे खराब है नियोन, ये कभी नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन गेन करे, बेरिलियम भी नहीं चाहता, नाइट्रोजन भी नहीं चाहता। ये तीन ही क्यों ऐसे हैं, कारण सीधा सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है और इसका होता है ns2np6। जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये नहीं चाहते कि इनकी स्टेबिलिटी को कोई बर्बाद करे। बाकी सब पार्शियल स्टेबल हैं, पार्शियल वाले कॉन्फ़िगरेशन है, लेस स्टेबल हैं, सब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो कुल मिला के पीरियड्स में आप लोगों को इस तरह के एबनॉर्मलिटीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक, अब आप नीचे वाले पीरियड्स में जैसे जैसे जाओगे तो ऑर्डर जो है नियरली ऐसा ही रहेगा, है ना। तो आप लोग जो सोच समझ के डिसीजन लेना कि कंपेयर करवाया जाए दो एलिमेंट को, तो एक एलिमेंट जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, जिसका कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन आने से अच्छा हो रहा है जैसे हैलोजन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, उनकी गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो चलिए आगे देखते हैं इन ग्रुप्स। जब आप अप टू डाउन आते हो तो ट्रेंड्स कैसे रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में सब ठीक है। यदि आप फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में आप लोगों को ऑर्डर एकदम ठीक मिलेगा, मतलब वही अपना लिथियम के कंपेरेटिवली ऊपर से नीचे आने में क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होगा। यदि साइज इंक्रीज होगा मेरे प्यारों तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, होती भी है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये प्रॉब्लम एक्सेप्शनल क्या है, जो नहीं बता रहा वो सब रेगुलर है, जहाँ एक्सेप्शनल है वहाँ बात करते हैं। तो एक्सेप्शनल है ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18। आप लोग कहोगे बोले ये क्या कर दिए, तो सारे ही ग्रुप हो गए। तो देखो 14 में कार्बन सिलिकॉन, यहाँ 15 में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। अब इसे एक बार भूल जाओ, इसमें पॉजिटिव वैल्यू तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अप टू डाउन नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है फर्स्ट सेकंड पीरियड से। जैसे आप थर्ड में जाओगे इंक्रीज होती है, फिर वापस डिक्रीज होती है, फिर नीचे की तरफ जैसे जाओगे आप कार्बन के बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम में जाओगे, या फिर आर्सेनिक में जाओगे, या फिर सेलेनियम में जाओगे, या फिर ब्रोमीन में जाओगे, देन द ऑर्डर इज जस्ट रेगुलर ऑर्डर सभी में। तो एक्सेप्शनल क्या है, सिर्फ इतना सा कि सेकंड पीरियड के कंपैरेटिवली, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के, इन सिर्फ ग्रुप में कौन कौन से 14, 15, 16, 17 याद रखना। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इनकी नेगेटिव वैल्यू हायर होती है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, तो देखिए बहुत सीधा सा कारण है। आप ऐसा मानिए कि आप जो हैं वो एक ट्रैवलिंग ट्रिप पे जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, हालांकि जो है अभी सरकार ने बैन कर रखा है वो अलग बात है, लेकिन एक ट्रिप पे आप जा रहे हैं। ट्रिप पे जाते टाइम आपका प्लान है एक स्मॉल कार में जाना, और आपका स्मॉल कार जो है वो 5 सीटर है। अब आप लोग 5 बंदे पहले से ही हो, आप लोगों को पता है 500 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर आना है। एक 6th बंदा जो आपका दोस्त है, जो भी फ्रेंड है या आपका छोटा भाई है, वो कहता नहीं मैं भी चलूँगा। आप कहोगे भैया मत चल, हम सब परेशान हो जाएंगे, तू भी परेशान होगा।
ऐसे सोचो आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हो, मतलब 50 सीट्स वाली एक बस है और उसमें आप 5 जने हो। भाई कहता है यार मैं भी चलूंगा, या फ्रेंड कहता है मैं भी चलूंगा। आप कहोगे आना है यार, हम तो खाली बैठे हैं, हम तो चाहते हैं कोई आए। सेम सेकंड पीरियड में आप जाओगे तो आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, मैंने जो स्टोरी सुनाई उस पर फोकस करना। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब के केस में सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मतलब ऑर्बिट नंबर, हाईएस्ट ऑर्बिट जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसमें पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और आप नया इलेक्ट्रॉन भी इसी में एंटर कराओगे। इन केस ऑफ थर्ड आप लोग एक्चुअल में n इक्वल टू थर्ड में नया इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे जहां पे पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचिए यहाँ पे पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है, कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की। सिंपल सी बात है, यहाँ 8th इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तूफान मचा देगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट करेगा। यहाँ नया इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्सन क्रिएट नहीं करेगा, स्पेस बहुत है ना, तो इसलिए यहाँ पर रिपल्सन बहुत हाई होता है, यहाँ पर रिपल्सन बहुत कम होता है। क्या फ़र्क पड़ता है रिपल्सन से, तो देखते हैं। सोचो इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, तो सोच लेते हैं इसने 100 एनर्जी रिलीज करी, 100 एनर्जी रिलीज करी, मैं 100 लिख देता हूँ माइनस में। लेकिन उसने तूफान मचा दिया आते ही, रिपल्सन की वजह से उसने क्या किया 30 एनर्जी कंज्यूम कर ली। आपको रिजल्ट कितना मिला -70, मतलब नेट कितनी एनर्जी रिलीज हुई केवल और केवल -70। इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर आया तो अट्रैक्शन कंपेरेटिवली पुअर था, तो इसने केवल और केवल 80 एनर्जी रिलीज करी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तूफानी नहीं था, रिपल्सन इतना नहीं हुआ, इसलिए रिपल्सन की वजह से कंज्यूम होने वाली एनर्जी प्लस में लिख रहा हूं मैं +5 ही थी, मतलब रिजल्टेंट क्या रहा 75। मेरे प्यारों ऐसे ही होता है, रिजल्टेंट नेट जो रिजल्टेंट एनर्जी है वो इस केस में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन काफ़ी कम होता है। तो मेरे प्यारों ये एक्सेप्शनल था गेन एंथैल्पी में, बाकी सब रेगुलर है। अब आपको कोई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले सीधा सीधा कि हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आपका आंसर होगा नियोन, ऐसे लिख लो ना। हाईएस्ट नेगेटिव गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन, हाईएस्ट पॉजिटिव नियोन। ऐसी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपना फ्रेंसियम, है ना। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो सीधा सीधा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता दी है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही चुके होंगे। तो आज की क्लास में मेरे प्यारों इतना ही करेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल ट्रेंड्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो आपको मज़ा आया होगा, यदि आपको अच्छा लगा तो फिर आप एक लाइक पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। केमिस्ट्री ब्लॉग्स को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी सीरीज आने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी जेई एडवांस्ड, जेई मेन, नीट, आप जैसे भी स्टूडेंट हैं जिस भी स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये बेहद रोमांचक अनुभव होने वाला है इस यात्रा में। तो आज ही चैनल को अपनी सब्सक्राइब कर लें और इस फैमिली के मेम्बर बन जाएँ, ताकि आप लोग ज़्यादा इन्जॉय कर पाएँ अपनी प्रिपरेशंस को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।